तो 1962 में जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार बन गए पीएम और राष्ट्रपति पद पर आ गए कौन व्यक्ति? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बन गए भारत के तीसरे राष्ट्रपति, यानी तीसरी टर्म, वैसे दूसरे राष्ट्रपति। ये सब 62 की शुरुआत की बातें हैं। फरवरी मार्च के आसपास इलेक्शन हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया और 62 के साल में ही अक्टूबर और नवंबर में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। चीन पर नेहरू जी को बहुत विश्वास था। जब चीन में 1949 क्रांति हुई तो दुनिया में सबसे पहले आगे बढ़कर भारत ने उसका सम्मान किया, भारत ने उसको रिकॉग्निशन दी, सम्मान दिया। लेकिन चीन के इरादे कुछ अलग थे, जैसा हम मानते हैं। और चीन ने अक्साई चिन के मामले में, और जो नेफा का इलाका माना जाता है, जिसको अरुणाचल प्रदेश आजकल कहते हैं, उस पर अपने हक को लेकर युद्ध लड़ा और उस युद्ध में भारत की पराजय हुई। भारत एक उभरता हुआ देश था, गरीब देश था उस समय, सेना भी कमजोर थी। हम चीन से हार गए और हार भी तब गए जबकि नेहरू जी बार बार चीन के प्रति एक गहरा सम्मान, भाईचारे का भाव दिखा रहे थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था। कहते हैं कि नेहरू जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1964 में जब उनकी मौत हुई तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यह सदमा काम कर रहा था। राधाकृष्णन बहुत नाराज थे। उन्होंने नेहरू जी की सरकार को घुटनों पर झुका दिया इस मुद्दे पर, युद्ध के मामले में। और जब तक नेहरू के रक्षा मंत्री मेनन साहब का इस्तीफा नहीं लिखवा लिया तब तक वो शांत नहीं बैठे। 1964 के मई महीने में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और नेहरू जी की मृत्यु होते देश में एक वैक्यूम हो गया। तो एक परंपरा बनी कि जो सीनियर मोस्ट लीडर है उसको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा जी 10-15 दिनों के लिए पीएम बने, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रहा था कि कौन किसको बनाए प्रधानमंत्री। 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक का नाम था मोरारजी देसाई। और सही बात करें तो हक तो उन्हीं का बनता था, क्योंकि मोरारजी बहुत पॉपुलर आदमी थे। मोरारजी देसाई का अगर इतिहास थोड़ा सा आपको जानना हो, गुजरात, जो आजकल गुजरात है, वहाँ उनका जन्म हुआ। सिविल सर्वेंट थे, डिप्टी कलेक्टर रहे थे। कहाँ? गोधरा में। जिस गोधरा को हम 2000 ईस्वी के बाद से जानने लगे हैं, उस गोधरा में डिप्टी कलेक्टर थे 1928, 29, 30 के आसपास। थोड़ा सा कुछ उनका एंगल इस तरह का था उस जमाने में। 1928-29 में गोधरा में कुछ दंगे हुए। वो डिप्टी कलेक्टर थे, बाद में जांच हुई, जांच में पाया गया कि वो थोड़ा सा हिंदू पक्ष की ओर झुके हुए थे। जब ये जांच साबित हुई 1930 में तो उन्होंने इस्तीफा दिया अपनी डिप्टी कलेक्टरी से और गांधी जी के आंदोलन में शामिल हो गए। तेज तर्रार नेता थे, गांधीवादी थे, लेकिन आक्रामक थे, खुददार किस्म के आदमी थे। खूब जम के राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लिया। जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद मुंबई, यानी बॉम्बे जो राज्य था, उसके मुख्यमंत्री हुए। उस समय के बम्बई का मतलब ध्यान रखना, पूरा महाराष्ट्र, पूरा गुजरात मिला के उसको बम्बई कह रहे थे। उस प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। फिर नेहरू जी की एक सरकार में केंद्र में वित्त मंत्री भी रहे थे। और ये माना जाता था कि नेहरू जी के बाद नंबर 2 पे जो सबसे कद्दावर नेता है वो मोरारजी देसाई ही है। वो अपने हक को लेकर बहुत आक्रामक भी थे। उनका मानना था कि जो मेरा हक है वो मेरा हक है। नेहरू जी की मौत के बाद स्वाभाविक रूप से उनकी इच्छा थी कि मैं पीएम बनूं। लेकिन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो व्यक्ति थे उनका नाम था के कामराज। के कामराज तमिलनाडु के 9 साल मुख्यमंत्री रह के आए थे और 1964 से 67 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वही थे। कामराज भी पीएम बनने की बात सोच सकते थे, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने उसको मना कर दिया। उनको शायद इस बात का इल्म था कि वो बहुत सुरक्षित रास्ता नहीं है। कामराज को भारतीय राजनीति में किंग मेकर कहा जाता है। उनको ये समझ में आ गया था कि अगर मोरारजी देसाई भारत के पीएम बने तो उन्हें कंट्रोल करना पार्टी के लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत नामी आदमी थे, खुददार आदमी थे। तो उन्होंने पार्टी के अंदर सहमति बनाई और सहमति बना के एक और व्यक्ति जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी भी महान नेता थे, लेकिन शास्त्री जी की कद इतना ऊंचा उस समय नहीं था जितना ऊंचा कद मोरारजी देसाई का था।
पर कामराज साहब की अपनी असुरक्षाएं थी, अपने खतरे थे, अपने डर थे, वहम थे, और पार्टी में सहमति बनी और सर्वसम्मति से, कंसेंसस से लाल बहादुर शास्त्री जी को पीएम चुन लिया गया और वो भारत के, आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल कोई बहुत ऐसा नहीं था कि जो जादू भरा हो, रोमांचक किस्म का हो, ठीक था। युद्ध से कमर टूटी ही हुई थी। 1965 में पाकिस्तान ने फिर युद्ध छेड़ दिया। युद्ध के समय भारत में खाद्यान्न का संकट हो गया तो शास्त्री जी ने देश से वायदा लिया कि वो सप्ताह में एक दिन सोमवार की रात को भोजन नहीं करेंगे। लोगों ने उनकी बात को माना, सम्मान किया। युद्ध बहुत सारी अन्य चीजों को ढक देता है, ये शास्त्री जी के कार्यकाल में सामने आया। उनका कार्यकाल एक औसत कार्यकाल था, कोई बहुत खास कार्यकाल नहीं था। लेकिन जैसे ही इंडो पाक वॉर हुआ और उन्होंने अपने सूझबूझ से उस युद्ध में भारत को जितवा दिया, तो पूरे देश में उनके नाम के नारे लगने लगे। जय जवान जय किसान उनका नारा था और खूब पॉपुलर हो गए। 1965 के युद्ध के बाद एक समझौता भारत पाकिस्तान में हुआ ताशकंद में, आप जानते हैं, जो कि उज्बेकिस्तान यानी कि उस समय के यूएसएसआर का पार्ट था। वो वहां गए। 11 जनवरी 1966 को समझौता हुआ। समझौते की रात के ही समय उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। कई व्याख्याएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य मौत ही, हार्ट अटैक था। कई बार ये भी कहते हैं कि पहले भी उनको अटैक आ ही चुका था और इतनी जटिल परिस्थितियों को झेलते समय किसी व्यक्ति का दिल कमजोर हो जाए, ऐसा हो सकता है, संभावना है। कॉन्स्पिरेसी थियरी के लोग मानते हैं कि ये काम केजीबी ने किया था और केजीबी को समझ में आ गया था कि इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय हितों से समझौता करने को तैयार नहीं है, वो हमारी बात मानेगा नहीं। इसलिए केजीबी ने, सोवियत संघ की खुफिया संस्था ने उनको मरवा दिया। पता नहीं क्या सच है। अभी एक फिल्म ताशकंद फाइल्स नाम से ये कुछ दिन पहले, उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कॉन्स्पिरेसी थियरी वाली बात ज़्यादा पुरजोर तरीके से स्थापित की गई है। पर दोनों तरह की व्याख्याएं चलती हैं। हम इस डिबेट में भी ना पढ़ते हुए सिर्फ ये समझें कि 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।